नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। हम लोग देखने के हैं, रोल ही देखने के हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के। तो रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो देखो, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं वो काफी सारे डिसीजेस होते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएंगे। ओके, तो वो हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में डिटेल में डिस्कस किया वाला है। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं वो सिंपली हार्ट और जो ब्लड वेसल होता है उसको अफेक्ट करते हैं। अब इसमें कौन सी चीजें आती है? तो पहला जो होता है वो कहलाता है हार्ट फेल्यूर। उसके बाद में जो सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। उसके बाद में हाइपरटेंशन सभी को पता है। और जो पेरिफेरल वास्कुलर डिसीजेस होते हैं जैसे कि जो प्लेक जो फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से फिर अथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो डेवलप होता है। तो ये वाले हमारे कुछ कार्डियोवास्कुलर जो डिसीजेस है ये होते हैं। अब ये जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं इनका अगर हम लोग कॉज देखेंगे तो कॉज क्यों होता है, क्योंकि बाद में हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल को यूज करेंगे इन्हीं कॉज को प्रिवेंट करने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो कॉज जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। तो जितने ब्लड वेसल नैरो होते जाते हैं उतना जो प्रॉब्लम होता है वो ब्लड फ्लो में आते जाएगा। देन कॉज जो होता है वो होता है दूसरा क्लॉट फॉर्मेशन, या फिर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स को टूट जाना, फट जाना, जिसको हम लोग बोलेंगे रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल और द अथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब सिंपली जो हमारे जो आर्टरीज होते हैं इनमें इस तरीके से जो फैट और कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज द अथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। तो हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज करेंगे कि हमारी जो हेल्थ होती है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो किस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल का हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए, राइट। तो कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डिसीजेस। तो जो जो भी तरीके से ये डिसीजेस को प्रिवेंट करते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उनका एक्शन होता है वो डिक्रीज करते हैं। मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर जो हमारा ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज होने के लिए हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे हमारा हम लोग जो देखते हैं ना कि हमारे ब्लड में मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एचडीएल, ओके, एलडीएल, वीएलडीएल एंड द थाइलोमाइक्रॉन। तो उसमें वो कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता है जिसको डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। फॉर एग्जाम्पल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो अगर हम लोग ऐसा नहीं है कि पूरा कोलेस्ट्रॉल ही गायब करना है बॉडी से। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एचडीएल। ओके, बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एलडीएल एंड द वीएलडीएल। तो हम लोग जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उनको यूज करेंगे टू डिक्रीज द एलडीएल एंड टू इंक्रीज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उनको इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारा एक्शन हो गया एक। दूसरा हम लोग यूज करेंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस का मैंने अभी अभी मीनिंग बताया था। तो ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस है ये इस तरीके से यहाँ पे जो प्लेक फॉर्मेशन होता है, ये प्लेक फॉर्मेशन को जो आर्टरीज होते हैं उसमें प्लेक फॉर्मेशन को हम लोग प्रिवेंट करेंगे बाय यूजिंग द न्यूट्रास्यूटिकल। तीसरी जो एक्शन होती है न्यूट्रास्यूटिकल्स की इन द कार्डियो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, तो वो होता है कि जो कार्डियो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उनकी एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी होती है। एंटी थ्रोम्बोटिक का मतलब क्या होता है? तो these nutraceuticals can be used for to decrease the chances of clot formation. these are called uh, these are called as having the anti thrombotic activity. नेक्स्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे ब्लड वेसल्स को फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो जैसे हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो सिंपली क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्लड वेसल फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज। एंड साथ में न्यूट्रास्यूटिकल को हम लोग यूज करेंगे फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द इंडोथेलियल फंक्शन। इंडोथेलियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो हमारे ब्लड वॉल्स होते हैं
उनके जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, मतलब उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, डायलेशन। तो ये जो फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, के वॉल्स का, उसको इम्प्रूव अगर कर दिया, देन ऑल्सो इट विल बी हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन। ओके, अब अगर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रास्यूटिकल्स के, तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल होता है, वो कहलाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप लोगों ने नाम बहुत सुने वाला है, जो कि मिलता है फिश ऑयल से, और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो हेल्प करता है इन डिक्रीजिंग द ट्राइग्लिसराइड, मतलब सिंपली कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हम लोगों को काम में आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट होता है गार्लिक। गार्लिक मतलब क्या हो गया है हमारा, लहसुन। तो लहसुन में होता है एलियम, मतलब इसका जो सोर्स है वो होता है एलियम सटाइवम, तो उसमें एलिसिन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन द लोअरिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तीसरा होता है वो कहलाते हैं हमारे पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में या फिर टी में, जो कि प्रेजेंट मतलब जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स को। उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो होता होता है हमारा कोएंजाइम Q10, जो कि प्रेजेंट होता है मीट और फिश में, जो कि इंप्रूव करता है हार्ट एनर्जी का या फिर मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। और लास्ट में आते हैं जो हमारे फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं सिट्रस फ्रूट्स में। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं, तो ये रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रास्यूटिकल्स के। तो कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रास्यूटिकल्स में कौन से आते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, गार्लिक, पॉलीफिनॉल, कोएंजाइम Q10 एंड द फ्लेवोनॉइड्स। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला होता है, दैट इज रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन द कैंसर मैनेजमेंट। तो कैंसर कंडीशन में हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स को, या फिर किस तरीके से यूज किया जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग द कैंसर। सिंपल लैंग्वेज में कैंसर मतलब यहाँ पे जो सेल जो है वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, और वो भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस मास फॉर्म होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज द कैंसर, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाएगा तो कैंसर जो है वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, जिसमें सेल जो डिवाइड होते हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं। तो देर आर 100 मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो ये वन ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम तो है ही है। तो इसलिए जो मैकेनिज्म हम लोग को फिर यूज करना होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, और न्यूट्रास्यूटिकल्स की यूज करेंगे फॉर द मेंटेनिंग द एंटी कैंसर, जो सॉरी एंटी कैंसर एक्शन, और वी कैन से द फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर। तो उसमें सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, वो होता है एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, राइट। तो जो हमारे बहुत सारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, जो कि बाद में जाके डैमेज करते हैं डीएनए को। ओके, तो उसमें जो आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अल्काइलेटिंग एजेंट वगैरह नहीं देख रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल की, नॉट रिगार्डिंग द ड्रग्स। तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के बारे में अगर देखते हैं, तो पहला जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, जो कि डैमेज करते हैं डीएनए को। तो ये जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने वाले जो एग्जांपल्स है, उसमें आते हैं विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, देन बीटा कैरोटीन एंड द polyphenols. These are the examples which neutralize the free radicals. दूसरा होता है वो होता है इनिबिशन ऑफ द ट्यूमर ग्रोथ। तो कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो कि सप्रेस करते हैं सेल प्रोलिफरेशन एंड द ट्यूमर डेवलपमेंट। अब ये सेल प्रोलिफरेशन एंड ट्यूमर डेवलपमेंट का किस्सा क्या होता है, जब भी ये सेल्स का इस तरीके से मास बनता है, तो उसको जिंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए है, न्यूट्रिएंट एंड द ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए है। तो
कुछ जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं इनको जो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई होते हैं उसका सप्लाई जो होता है वो कम कर देते हैं और कम करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से जो अ, हमारे सेल मतलब हमारे नहीं हमारे बॉडी में जो एक्सेसिवली एबनॉर्मली डिवाइड होने वाले कैंसर सेल्स होते हैं उनका सेल प्रोलिफरेशन और जो ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कुर्कुमिन हो गया या फिर जो रिजर्व वेराट्रॉल हो गया और सम काइंड ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो काम में आते हैं। तीसरा मैकेनिज्म होता है कैंसर में, दैट इज इंडक्शन ऑफ द एपोप्टोसिस, राइट। अब ये सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये जो हमारा एपोप्टोसिस नाम का किस्सा होता है, एपोप्टोसिस मतलब क्या, राइट। तो एपोप्टोसिस मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, राइट। तो एक सेल है, एक सेल की लाइफ साइकिल होती है, सेल के डिवीजन के बाद में सेल की ग्रोथ होती है और उसके बाद में सेल की डेथ हो जाती है। तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस, राइट। तो एपोप्टोसिस जो होता है उसको इंड्यूस करते हैं, तो कुछ न्यूट्रास्यूटिकल इस एपोप्टोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें होता है फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल। और उसमें क्लासिक एग्जांपल होते हैं हमारे कुर्कुमिन, देन रिजर्वेट्रॉल और द फ्लेवोनॉइड, राइट। उसके बाद में जो कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब नेक्स्ट मैकेनिज्म जो फोर्थ वाला मैकेनिज्म होता है वो कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मीनिंग होता है जो एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं, दिस विल बी द कार्सिनोजेंस। अगर कार्सिनोजेंस को ही बॉडी से बाहर निकाल दिया तो कैंसर के मैनेजमेंट में हेल्प होती है या फिर कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प होती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं जो इंक्रीज करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स, जो कि मतलब कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो इन्हांस करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम, और डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम जो होते हैं वो रिमूव करते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस को फ्रॉम द बॉडी। तो ये वाला एक एग्जांपल, ये वाला मैकेनिज्म हो गया। और नेक्स्ट जो मैकेनिज्म होता है वो कहलाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, राइट। तो ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है जो कि प्रमोट करता है कैंसर के डेवलपमेंट को, तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन के पाथवे होते हैं उनको डिक्रीज करते हैं। तो ये वाला हमारा एक मैकेनिज्म हो गया। तो बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल के जो एंटी कैंसर के मैकेनिज्म होते हैं वो टोटल 5 मैकेनिज्म है। एक तो होता है न्यूट्रास्यूटिकल की एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल की एक्टिविटी टू इनहिबिट द ट्यूमर ग्रोथ, तीसरी कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं एपोप्टोसिस को, कुछ होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कार्सिनोजेंस में इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जिनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो एंटी कैंसर न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज द कुर्कुमिन। कुर्कुमिन का सोर्स कौन सा वाला है, टर्मरिक। और टर्मरिक का मतलब कुर्कुमिन की जो एक्शन होती है वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी और ये इनिबिट करता है ट्यूमर के ग्रोथ को। दूसरा होता है वो कहलाता है रिजर्व वेराट्रॉल, जो कि मिलता है ग्रेप्स एंड वाइन में। इसकी एक्टिविटी होती है एंटीऑक्सीडेंट एंड द एंटी कैंसर एक्टिविटी। तीसरा होता है वो कहलाता है हमारा लाइकोपिन, जो कि प्रेजेंट होता है इन द टोमेटो, जो प्रिवेंट करता है प्रोस्टेट कैंसर को। नेक्स्ट जो होता है एग्जाम्पल दैट इज द कैटेचिन्स। कैटेचिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्रीन टी में और ये प्रिवेंट करते हैं डीएनए के डैमेज को। उसके बाद में आता है हमारा सल्फोराफेन। सल्फोराफेन जो है वो ब्रोकोली में प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन वाली गोभी। ओके, तो वो ब्रोकोली में प्रेजेंट रहता है जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं कार्सिनोजेंस को। और नेक्स्ट वाला जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है वो होता है जेनिस्टेन। जेनिस्टेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं सोयाबीन में, जो कि प्रिवेंट करते हैं हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स को। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं
है जो कि एंटी कैंसर न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इम्पोर्टेंट वाले एंटी कैंसर न्यूट्रास्यूटिकल देखेंगे तो उसमें आते हैं, एक तो हमारे फ्लेवेनाइड्स हो गए। ये जो फ्लेवेनाइड्स है वो पाए जाते हैं सिट्रस फ्रूट में और वो एक्ट करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट, और इनके पास में जो कीमो प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज होती है वो प्रेजेंट होती है। दूसरा होता है वो कहलाते हैं लाइकोपिन। मैंने अभी अभी बताया था, लाइकोपिन जो है वो मिलता है हम लोगों को टोमेटो या फिर गावा या फिर पपाया, जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव डैमेज को। और तीसरा होता है वो होता है फाइटो एस्ट्रोजन्स। तो ये फाइटो एस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि मिलते हैं हम लोगों को ओनियन हो गया, पियर हो गया, या फिर जो दूसरे प्लांट फूड्स में होते हैं जिनका यूज होता है इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर में। ओके, तो ये हो गया है द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन द कैंसर। देन नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, जो आता है रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स है, उसमें जो सबसे पहला वाला होता है डिसऑर्डर वो कहलाता है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, दैट इज IBS। इसलिए हम लोग सबसे पहला डिस्कशन करेंगे GIT में रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स में। तो उसमें जो पहली कंडीशन होती है वो होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल जो सिंड्रोम होता है वो अफेक्ट करता है यूजुअली लार्ज इंटेस्टाइन को। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो गैस हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, या फिर एबनॉर्मल एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं IBS के, राइट। अब इसके लिए हम लोग जो न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज करेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज करने के लिए कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स हम लोग यूज करते हैं? तो सबसे पहला न्यूट्रास्यूटिकल होता है वो होते हैं हमारे पॉलीफिनॉल्स। तो पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं वो तो एग्जैक्टली न्यूट्रास्यूटिकल में देख रहे हैं, मतलब दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, और ये जो है वो डिक्रीज करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज को। दूसरा होता है वो है हमारा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है वो इनिबिट करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। फॉर एग्जांपल जैसा हमारा TNF अल्फा हो गया है, उसको ये इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो GI के म्यूकोसा का जो इन्फ्लेमेशन होता है वो प्रिवेंट होता है। और तीसरा जो हमारा यूज किया जाता है न्यूट्रास्यूटिकल, दैट इज द कुरकुमिन, जो कि पाया जाता है इन द टर्मरिक। तो ये जो है वो रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन जो कि होता है इन द कोलोन सेल्स में, राइट। ये हो गया है पहला इन द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फिर दूसरा जो हो इसका रोल देखेंगे हम लोग, दैट इज इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस में। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस होते हैं इनमें एक्चुअली में मतलब जैसे ओवरव्यू ऐसा पूरा नाम दिखाई दे रहा है ना हम लोगों को, तो ये डिसीजेस में इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेशन और द इरिटेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग। और कॉज क्या होता है? सबसे डेंजर वाला कॉज कौन सा वाला हो गया? वो जो H पाइलोरी है, दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसकी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर अगर कोई बहुत ही एक्सेस ऑफ अल्कोहल लेता है तभी भी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसका इरिटेशन होता है। बाद में आता है स्मोकिंग एंड द ड्रग इरिटेशन। इसके वजह से भी जो इन्फ्लेमेशन या फिर इरिटेशन होता है स्टमक के लाइनिंग का। अब उसके लिए हम लोग कौन से जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उन न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे फेमस फिर से एक बार कौन सा आ गया है? कुरकुमिन, दैट इज कुरकुमा लॉन्गालिन, जो कि उसका सोर्स होता है। तो कुरकुमिन जो है वो डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन को, इनिबिट करता है साइटोकाइंस को, और साथ में ये जो है वो जो हमारा H पाइलोरी है, इस H पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से अल्सर होते हैं, उसकी भी जो ग्रोथ है वो इनिबिट करते हैं कुरकुमिन। दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं हमारे सैपोनिन्स। सैपोनिन्स जो होते हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कोचिया स्कोपारिया। ओके, तो ये जो हमारा कोचिया स्कोपारिया है, ये इसके जो फ्रूट्स है इनके पास में जो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है,
जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं इन द इरिटेबल डिसीजेस में। और तीसरा होता है वो कहलाता है एंथोसाइनोसाइड्स। तो एंथोसाइनोसाइड्स को हम लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट एंड क्योर द अल्सर्स, राइट। उसके बाद में जो बायोसिंथेसिस होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का, उसको इनहांस करने के लिए हम लोग एंथोसाइनोसाइड है वो हेल्पफुल होते हैं। और साथ में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो एंथोसाइनोसाइड है दिस विल बी गेट इन्वॉल्व। तो ये हो गया है रोल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स, राइट। उसके बाद में ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है उनका रोल क्या रहता है इन द इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, राइट। तो जैसे हम लोग इन्फ्लेमेशन, हम लोगों ने देखा होगा देयर आर 5 क्लासिक साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी टू द सेल, जो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक का मतलब दो वर्ड आ जाते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। सिंपल वर्ड में याद रखने का, एक्यूट मतलब इंस्टेंट एंड द इंटेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्यूट, मतलब इंटेंस फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। और क्रोनिक का मतलब है जो सिम्टम्स होते हैं वो इंटेंस नहीं होते हैं। तो क्रोनिक जो डिसीजेस होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड दिस विल बी ऑकरिंग फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है जो बहुत लंबे समय के लिए होते रहता है, उसके वजह से कुछ डिसीजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया है आर्थराइटिस या फिर अस्थमा। देन जो इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिसीजेस होते हैं, और देयर कैन बी द न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं उनका डिजेनरेशन होता है, जिसकी वजह से जो अल्जाइमर जैसे डिसीजेस भी होते हैं वो भी होते हैं। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है उनका काम क्या होता है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो हो गया है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब किस तरीके से ये मतलब डिक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो जो हम लोग बात करते हैं ना कि इन्फ्लेमेशन के जो मेडिएटर्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो उनको इनिबिट कर देते हैं। साथ में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये रिड्यूस करते हैं, और जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स का, तो फिर से कौन आता है, कुर्कुमिन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। उसके बाद में जो जिंजरॉल होता है जो कि प्रेजेंट रहता है जिंजर में, दिस इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी। और जो फोर्थ वाला होता है दैट इज द क्वेरसेटिन जो कि प्रेजेंट रहते हैं फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स में, these act as a immune modulation immune modulator। ओके, तो ये हो गया है रोल इन द हमारा इन इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में। अब जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है उनका रोल क्या रहता है इन द न्यूरो प्रोटेक्शन। तो कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द न्यू दैट इज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस। सबसे पहला तो हो गया हमारा अल्जाइमर डिसीजेस। अल्जाइमर डिसीजेस मतलब कौन से हो गए हैं, एज के साथ में मेमोरी कम होते जाना, मतलब याददाश्त कम होते जाना, दैट विल बी द अल्जाइमर डिसीजेस। और दूसरे होते हैं पार्किंसन डिसीजेस। तो आप लोगों ने थर 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 कांपते हुए देखे वाला है, दैट इज द मेन इज द पार्किंसन डिसीजेस। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड को, पॉलीफिनॉल्स को, विटामिन ई, एंड आता है हमारा कुर्कुमिन, राइट। तो मैकेनिज्म क्या होता है इन कंपाउंड्स का, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स जो है वो डिक्रीज करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड बाय डूइंग दैट दे विल प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। दूसरा होता है ये प्रिवेंट करते हैं न्यूरोनल डैमेज को, और साथ ही में सपोर्ट करते हैं ब्रेन के हेल्थ को एंड कॉग्निटिव फंक्शंस को। तो ये वाला हो गया है रोल इन द न्यूरो प्रोटेक्शन। अब हमारा लास्ट वाला पार्ट रहेगा न्यूट्रास्यूटिकल में, और लास्ट वाला पार्ट कौन सा वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड, राइट। तो हर्ब्स हमारे हेल्थ फूड कैसे है वो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हम लोग उसको बोल देते हैं कि हर्ब्स को जिनको हम लोग यूज करते हैं एज अ
न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हर्ब जो है वो एक तो न्यूट्रिशनल, मतलब हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, और उनमें प्रेजेंट रहते हैं थेरेपेटिक एजेंट्स भी, जो कि थेरेपेटिक बेनिफिट भी देते हैं। इसलिए हम लोग हर्ब्स को यूज कर सकते हैं, कुछ हर्ब्स को ये यूज कर सकते हैं एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं हर्ब, जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं एज अ फूड या फिर एज अ न्यूट्रास्यूटिकल, तो उनमें बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से थेरापेटिक इफेक्ट आता है। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर जो दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इन सब के वजह से हेल्प होती है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में, और जो डिसीजेस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हर्ब एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। तो ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल हर्ब्स जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होता है वो होता है अल्फा अल्फा, देन that this is the chicory, ginger, fenugreek, garlic, honey, amla, ginseng, अश्वगंधा एंड द स्पाइरुलिना। ऐसे 10 ड्रग्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ड्रग है दैट इज द अल्फा अल्फा। आप लोगों ने ये कभी देखा नहीं, देखा नहीं, पता नहीं। तो अल्फा अल्फा अगर इसका सिनोनिम देखा जाएगा, तो सिनोनिम इज द लूसिन, या फिर उसको बोला जाता है बफेलो हर्ब। ओके, तो बफेलो हर्ब का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे काम का होता है, तो वो होते हैं फ्रेश या फिर ड्राइड एरियल पार्ट्स ऑफ द मेडिकागो सटाइवा फ्रॉम द फैमिली फैबेसी। ओके, तो ये जो यूजुअली पाए जाते हैं इन द मेडिटेरेनियन रीजन होता है, या फिर साउथ ईस्ट एशिया होता है, यूएसए, इंडिया, इन जगह पे पाए जाते हैं। और ये पेरिनियल हर्ब है, जिसका जो डीप रूट सिस्टम होता है, राइट। अब इनमें काम की चीज हम लोग देखते हैं कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं जिसकी वजह से उसको यूज किया जाता है एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। तो पहले तरह थे इसमें विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन के, विटामिन सी, थायमिन एंड द राइबोफ्लेविन। इसमें काफी मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फेरस एंड द मैग्नीशियम। उसके बाद में अल्केलाइड्स होते हैं, जैसे कि जो स्टैकेड्रिन या फिर होमोस्टैकेड्रिन होते हैं। अमीनो एसिड्स आइसोल्यूसिन, लूसिन एंड द लाइसिन, साथ में मिथ्योनिन एंड टायरोसिन भी होते हैं। साथ में फ्लेवेनॉइड सच एज द क्वारसेटिन। उसके बाद में होते हैं फिनोलिक्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, जैसे कैफिक या फिर जो फेरुलिक एसिड्स होते हैं, और इनमें प्रेजेंट होते हैं फाइटोस्टिरॉल, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और सैपोनिन, ये भी अल्फा अल्फा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अल्फा अल्फा है उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि उसको हम लोग एज अ फूड लेने वाले हैं ना। तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, अल्फा अल्फा को हम लोग यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी डिसऑर्डर, या फिर जो ब्लैडर के डिसऑर्डर होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड द अर्थराइटिस में यूज करते हैं। और अगर एडिशनल बेनिफिट्स देखेंगे अल्फा अल्फा के, तो ये जो है वो डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल के ब्लड के लेवल को। ओके, साथ में ये हेल्प हेल्प करता है टू रिमूव द टॉक्सिन्स, एज वेल एज इट इज एक्टिंग एज अ एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, हार्मोन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें भी यूज करते हैं। और अगर इसके मेडिसिनल इफेक्ट देखेंगे, तो जो अल्फा अल्फा होता है, सिंपल सीधा सीधा लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द जो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस है। दूसरा, it reduces the blood cholesterol level, it acts as an anti-inflammatory agent, helps to treat the arthritis, and इसको हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट द ब्लैडर एंड किडनी डिसऑर्डर। तो ये हमारा पहला ड्रग हो गया, या फिर पहला हर्ब एज अ फूड हो गया, जिसका नाम है अल्फा अल्फा। दूसरा जो ड्रग होता है जिसका नाम होता है चिकोरी। ओके, चिकोरी जिसको हम लोग बोलते हैं कासनी। ओके, या फिर उसको ही दूसरा नाम होता है, इट इज द बेल्जियन एंडियो। तो ये जो बेल्जियन एंडियो या फिर जो कासनी है, इसका अगर बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, आप लोगों को दिख रहा है ना, तो बेसिकली ये तो चिकोरी का प्लांट हो गया, लेकिन हमारे काम के होते हैं वो होते हैं रूट्स ऑफ द चिकोरियम इंटिबस,
so this is the source for the chicory from the family Asteraceae. तो बेसिकली अगर हम लोग इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे तो उसमें प्रेजेंट होते हैं इनुलिन या फिर विटामिन सी एंड बी। फिनोलिक्स फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोजेनिक, कैफिक या फिर चिकोरिक एसिड होते हैं। लैक्टोन्स, कॉमारिन्स, फ्लेवेनाइड्स एंड जो टैनिन्स भी है इनमें प्रेजेंट रहते हैं। ये तो हो गया है रिगार्डिंग द ड्रग। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं चिकोरी के वो क्या होते हैं। चिकोरी को ट्रेडिशनली यूज किया जाता है फॉर द डायरिया पर, डायरिया में प्रोस्टेट जो डिसऑर्डर्स होते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स, साथ ही में जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड कॉन्स्टिपेशन होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और फार्मेकोलॉजिकल अगर एक्शन हम लोग देखेंगे तो फार्मेकोलॉजिकली ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, हिपेटोप्रोटेक्टिव एंड द हाइपोलिपिडेमिक। हाइपोलिपिडेमिक का मतलब लिपिड लेवल को कम कर देता है। इसलिए इसके मेडिसिनल जो इफेक्ट होते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि चिकोरी को यूज किया जाता है टू ट्रीट द, जब स्टमक अपसेट वाला कंडीशन होता है उसमें यूज करते हैं। साथ में चिकोरी को यूज करते हैं टू इम्प्रूव द एपेटाइट, जिसको हम लोग टॉनिक्स बोला जाता है। इट हेल्प इन द एड इन द डाइजेशन एंड इट हैव द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये हो गया हमारा चिकोरी। उसके बाद में कि जो नेक्स्ट हर्ब है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज अ फूड और न्यूट्रास्यूटिकल, वो होता है जिंजर। हर एक के घर में लगभग ये जो जिंजर है वो प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अदरक और द जिंजर रूट्स। सो बेसिकली ये जो है उसका सोर्स है दैट इज द जिंजिबर ऑफिसियासिनालिका, जो है वो राइजोम्स होते हैं, these are the source। तो इस फैमिली भी इसकी होती है जिंजिबर से। जियोग्राफी लोकेशन आप लोग देख लेना। अब हम लोग जाएंगे इसके पास में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें होते हैं इंपॉर्टेंट, वो होते हैं वोलेटाइल ऑयल, जिसमें जिंजिबरिन, देन बीटा बिसाबोलिन होते हैं या फिर सिनियल होता है। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं इनमें फिनोलिक्स। फिनोलिक्स में आते हैं हमारे जिंजरॉल हो गया, शोगाल्स हो गया या फिर पैराडोल्स हो गया। और तीसरे होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं जिंजर में। तो जिंजर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो जैसे इनडाइजेशन हो गया, नॉशिया, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, उन कंडीशन में हम लोग जिंजर को यूज करते हैं घरों में, क्योंकि उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज इट इज एंटी ऑक्सीडेंट। फिर उसको यूज कर सकते हैं हम लोग एंटी डायबिटिक, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल और द एंटी कैंसर, कैंसर के मैनेजमेंट में एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। इसलिए अगर हम लोग उसके मेडिसिनल इफेक्ट देखेंगे जिंजर के, तो जिंजर को जो हम लोग यूज करते हैं, वी यूज जिंजर एज अ स्टिमुलेंट। And ginger is also it will also act as a carminative. It can be also used as a expectorants। ये यूज होता है टू हेल्प द मोशन सिकनेस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में भी, राइट। उसके बाद में आता है मेथी। ओके, मेथी को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक मतलब मेथी का दाना, राइट। तो ये जो होते हैं वो कहलाते हैं सीड्स ऑफ द ट्राइगोनेला फोनम या फिर ग्रासिकम, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेनुग्रीक या फिर मेथी दाना फ्रॉम द फैमिली फैबेसी। और इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उनमें आते हैं अल्कोलाइड, और अल्कोलाइड जो है वो होता है ट्राइगोनेलिन। स्टेरॉइडल सैपोनिन में अगर हम लोग देखेंगे तो डायोस्जेनिन एंड द यामोजिनिन। और ये जो फ्लेवेनाइड्स होते हैं, फ्लेवेनाइड में जो फेनुग्रीक होता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं विटेक्सिन या फिर आइसोविटेक्सिन। बाकी तो प्रोटीन, अमीनो एसिड, फिक्स एसिड एंड द फिक्सॉइड एंड द फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट ही रहते हैं। अब ये मेथी के जो दाने होते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द डायबिटीज में, या फिर जो हाइपोकोलेस्टेरोनमिया है, मतलब जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो ज्यादा है, उसमें उस कंडीशन में भी यूज करते हैं। और जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी हम लोग मेथी को यूज करते हैं।
इसकी जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, देन ये जो फेनुग्रीक होता है, इट इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, हाइपोग्लाइसेमिक एंड हाइपोलिपिडेमिक इन नेचर। अब फेनुग्रीक जो होता है, अगर उसके मेडिसिनल इफेक्ट हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ स्टिमुलेंट। ओके, उसके बाद में एरोमेटिक एजेंट, यूज एज द स्टमक एक, या फिर वी कैन यूज इट टू ट्रीट द डायबिटीज, वाउंड हीलिंग में भी हेल्पफुल होता है, और जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं, इनमें भी हेल्पफुल होता है फेनुग्रीक। उसके बाद में आता है लहसुन। लहसुन मतलब गार्लिक। तो गार्लिक मतलब कौन होता है? दिस इज द बल्ब ऑफ द एलियम सटाइवम फ्रॉम द फैमिली लिलिएसी। तो जो बल्ब होता है उसको डिवाइड डिवाइड किया जाता है क्लोज में, जिसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रहता है। क्यों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रहता है? क्योंकि इसका जो केमिकल्स होते हैं, इनमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एलिसिन, सॉरी एलिन, एलिसिन, देन अजोइन एंड द डाइअलील डाइसल्फाइड। राइट, आप लोगों ने कभी कच्चा खा के देखना लहसुन को, बहुत ही तेज और बहुत ही स्पाइसी होता है। और लहसुन को अगर हम लोगों ने मतलब एक्सेस में खा लिया, तो ऐसे बॉडी से है ना, लहसुन का ऐसा स्मेल स्मेल आते रहता है, और दैट इज बिकॉज ऑफ द सल्फर कंपाउंड। इसमें विटामिन जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सी एंड द बी6, एंड मिनरल्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम, फेरस एंड द सेलेनियम। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे इसी लहसुन की या फिर गार्लिक की, तो उसकी हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं, और बाद में फिर मेडिसिनल इफेक्ट भी देखेंगे। तो जो गार्लिक होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट हो गया, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन में, अंजाइना की कंडीशन में, या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस है, इस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं गार्लिक को। और इसके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, गार्लिक जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर इन द नेचर। दिस इज द गार्लिक। और अगर हम लोग उसके मेडिसिनल इफेक्ट देखते हैं गार्लिक के, तो गार्लिक जो है वो इम्प्रूव करता है ब्लड के सर्कुलेशन को, डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, डिक्रीज द ब्लड शुगर, इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी इफेक्ट होता है गार्लिक का। साथ में ये जो है वो इट इज हेल्पफुल इन द रिड्यूसिंग द ब्लड क्लॉटिंग, या फिर मतलब प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, एक्ट एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, और उसमें एंटी कैंसर जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी प्रेजेंट होती है। इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है इन दिस कंडीशन, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, या फिर कॉमन कोल्ड होता है, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं गार्लिक को। नेक्स्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा हनी। राइट, तो हनी ये कोई प्लांट प्रोडक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली दिस इज द नेक्टर विच इज प्रोसेस बाय अपीस, जो एपिस जो स्पेसीज होते हैं, जिसमें कि जो हनी भी है ना, तो ये जैसे छोटी दिख रही है वो वर्कर हनी भी होगी। मतलब ये तो हम लोगों ने वो ब्रिटानिका के इंसाइक्लोपीडिया से सोर्स लिया वाला है। छोटी वाली वर्कर भी हो गई, दूसरी वाली क्वीन भी हो गई, तीसरी वाली जो होते हैं वो कहलाते हैं ड्रोन। राइट, तो ये जो एपिस स्पेसीज होते हैं, तो वो जो नेक्टर को जमा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हनी। और हनी में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं शुगर, फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड द माल्टोज, ये प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे कि फॉर्मिक, एसिटिक और सिट्रिक एसिड। तीसरे होते हैं वो होते हैं एंजाइम, फॉर एग्जांपल जैसे इनवर्टेज हो गया, या फिर डायस्टेज। विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, और साथ ही में मिनरल्स भी है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, आयरन एंड द मैग्नीशियम, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट होते हैं हनी के, सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग। हनी में एक्टिविटी होती है वो होती है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, साथ ही में एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, वाउंड हीलिंग एक्टिविटी एंड द एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। इसलिए हम लोग हनी को यूज करते हैं फॉर द कफ, सोअर थ्रोट, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर एंड द स्किन इन्फेक्शंस, इसमें हम लोग हनी को यूज करते हैं। और अगर मेडिसिनल इफेक्ट देखेंगे हनी का, तो हनी जो है वो इम्प्रूव करता है लिवर फंक्शन को, as well as it will can be act as a sweetening agent rather than using the sugar or the jaggery। तो हनी को यूज किया जा सकता है
साथ में इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटी फंगल, एंटी वायरल एक्टिविटी होती है, और इसी को यूज किया जा सकता है इन द न्यूट्रिशनल थेरेपी। बाद में फेमस वाला जो होता है वो होता है हमारा आंवला, ओके, जिसको बोला जाता है इंडियन गूसबेरी, एंड सोर्स इज द फाइलेंथस इम्बी, दैट इज इम्ब्लिका, राइट। तो ये जो है वो बिलोंग करता है फ्रॉम द फैमिली यूफोरबिएसी। अगर हम लोग देखेंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स तो आते हैं उसमें विटामिन सी, फिनोलिक्स, राइट, मतलब फिनोलिक कंपाउंड जैसे गैलिक एसिड और या इलाजिक एसिड, टैनिन्स, अमीनो एसिड एंड फ्लेवोनाइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं आंवला में। और हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम लोग देखेंगे आंवला के, तो आंवला को हम लोग यूज करते हैं इन द डायबिटीज, या फिर इन द लिवर डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और द इम्यून डेफिशिएंसी के कंडीशन में। और अगर हम लोग इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, एक्शंस होते हैं, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है। साथ ही में वो एक्ट करता है एज एंटी डायबिटिक और द हिपेटो प्रोटेक्टिव एजेंट। इसलिए इसके जो मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं वो बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट इन द त्रिफला, राइट। तो आंवला को हम लोग यूज करते हैं इन द स्किन डिसीजेस, या फिर जो डिस्पेप्सिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंटिस, कोल्ड एंड कफ और एनीमिया होता है। लेकिन आंवला ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए एक ही टाइम पे, क्योंकि उसकी वजह से फिर डायरिया जो है वो इमिडिएटली इंड्यूस हो जाता है, राइट। उसके बाद में अगर इसके एडिशनल बेनिफिट देखेंगे हम लोग, तो जो आंवला होता है वो डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। साथ में इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। इट विल हेल्प इन द क्रॉनिक कफ एंड जो इन्फेंट एंड एल्डरली पेशेंट्स होते हैं इनमें भी ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये हो गया आंवला। फिर उसके बाद में आता है दैट इज द जिनसेंग। जिनसेंग, या जिसको अगर सिनोनिम में हम लोग देखेंगे तो दैट इज द कोरियन जिनसेंग। इट इज एक्चुअली द रूट्स ऑफ द पैनाक्स जिनसेंग फ्रॉम द फैमिली अरेलिएसी। तो जाहिर सी बात है, जब नाम में ही कोरियन जिनसेंग बोला गया है, तो यूजुअली वो जो ईस्टर्न कंट्रीज होते हैं, चाइना, कोरिया एंड जापान, उनमें पाया जाता है। और उसमें प्रेजेंट होते हैं सैपोनिन, फॉर एग्जांपल द जिनसेनोसाइड्स, देन पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीएसिटाइलिन्स एंड फिनोलिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम लोग देखेंगे जिनसेंग के, तो जिनसेंग को हम लोग यूज करते हैं एज अ जनरल टॉनिक, या फिर एडाप्टोजन और द इम्यूनोमोडुलेटर्स की तरह हम लोग यूज करते हैं। और इसके जो थेरापेटिक यूजेस होते हैं वो होते हैं डायबिटीज, फटीग, स्ट्रेस, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उसमें भी जिनसेंग का यूज होता है। इसलिए अगर मेडिसिनल इफेक्ट में देखेंगे तो सबसे पहला ही वो दिया गया है, इट इज एक्ट एज अ एफ्रोडाइजिक, राइट। उसके बाद में इट स्टिमुलेट्स द सेक्सुअल डिजायर। साथ में इट स्टिमुलेट्स द बोन मैरो, जो स्टेम सेल्स होते हैं इसको भी स्टिमुलेट करता है। ऑल्सो इट इनहांसेस द इम्यून फंक्शंस, improve the thymus gland function. It shows the anti-cancer activity as well as it acts as the general tonic. Okay. और फिर आता है नेक्स्ट हमारा, वो कहलाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप लोगों ने नाम बहुत बार सुने वाला है, कभी उसके फोटो नहीं देखे होंगे। तो ये होता है हमारा अश्वगंधा, जो कि कहलाता है इंडियन इंडियन जिनसेंग, राइट। तो इसका जो अश्वगंधा का जो सोर्स होता है वो कहलाता है विथानिया सोमनिफेरा फ्रॉम द फैमिली सोलेनेसी, राइट। तो इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं अश्वगंधा में वो होते हैं स्टेरॉइडल लैक्टोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विथानोलिड्स। अल्कलाइड्स होते हैं जैसे जैसे कि एनाफेरिन एंड द विथानिन। साथ में स्टार्च, अमीनो एसिड एंड द आयरन, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो अश्वगंधा के जो बेनिफिट्स है उनमें आते हैं, अश्वगंधा को यूज किया जाता है इन द स्ट्रेस रिलीफ, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड द आर्थराइटिस, इस कंडीशन में भी यूज करते हैं। और अगर हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, देन इट इज द एडाप्टोजेनिक, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड द एंटी कैंसर एजेंट होता है। तो मेडिसिनल इफेक्ट जो होते हैं
वो अश्वगंधा के, तो अश्वगंधा जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड द एनर्जी, बट इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट होता है. इट इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन. ओके, स्किन डिसीजेस में भी उसका यूज होता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए, और ये पावरफुल एडोप्टोजेनिक हर्ब कहलाता है. और लास्ट वाला जो हम लोग हर्ब को एज अ लेते हैं फूड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, वो होता है स्पाइरुलिना. स्पाइरुलिना ये कोई प्लांट नहीं है, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन अलगी होती है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पाइरुलिना स्पेसीज से, जिसकी फैमिली होती है ऑसिलोटेरिएसी. ओके, तो ये जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है उसको बाद में निकाल के उसको पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है. तो उसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, उसके बाद में फैटी एसिड, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, या फिर जो मिनरल्स होते हैं दैट इज आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये प्रेजेंट होते हैं. इसके हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे हेल्थ बेनिफिट्स. तो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं. जो हमारे स्पाइरुलिना हो गया, इसको हम लोग यूज करेंगे टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनीमिया. अगर हम लोग इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, देन इट इज यूज एज अ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड द इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट. इसलिए जो स्पाइरुलिना होता है, अगर उसके हम लोग मेडिसिनल इफेक्ट देखते हैं तो उसको यूज किया जाता है टू इंक्रीज द इम्यून एक्टिविटी. दूसरा कि मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके जो थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए. ओके, जिस ऐसे ही उसको जो हमारा वेट होता है उसको मेंटेन करने के लिए, और इट कैन बी यूज एज अ सप्लीमेंट. इस तरीके से जो हम लोगों ने 10 हर्ब्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वाला है. तो 10 हर्ब मतलब कौन से हर्ब्स है, जिनको हर्ब्स एज अ फूड और हर्ब्स एज अ न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें आता है हमारा स्पाइरुलिना, उसके बाद में आता है अश्वगंधा, उसके बाद में जिनसेंग, एंड देन आंवला, उसके बाद में हनी, आफ्टर दैट गार्लिक, उसके बाद में आता है फेनुग्रीक दैट इज मेथी, देन जिंजर, उसके बाद में चिकोरी, उसके बाद में जो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था अल्फा अल्फा. so these are the drugs which can, or those are the herbs which are used as the health food. okay, तो इस तरीके से हम लोगों ने फिनिश कर चुके हैं न्यूट्रास्यूटिकल. ओके, so this is all for today.